हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड जीके की है जो बलोदी जी की बुक है, राजेंद्र प्रसाद बलोदी जी की बुक, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह हमारी है क्लास 5। इसके पहले 4 क्लासें अपलोड हो गई हैं, आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है डॉक्टर राजेंद्र बलोदी जी करके, आप उसमें ज़रूर देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। यह क्लास आगामी आने वाले सभी उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, सारे ही एग्ज़ामों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, इसके पहले के क्वेश्चन आपको पिछली क्लासों में मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रोफेसर खड़क सिंह वाल्दिया को पद्म भूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनको किस क्षेत्र में दिया गया था पद्म भूषण पुरस्कार। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भू विज्ञान के क्षेत्र में इनको क्या दिया गया था, पद्म भूषण पुरस्कार। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब थोड़ा भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और साहित्य, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। इन क्षेत्रों में किन्हें किन्हें पुरस्कार दिया गया है और खड़क सिंह वाल्दिया जी को किस में दिया गया है पद्म भूषण पुरस्कार, यह हमने देख लिया है। यह दिया गया है भू विज्ञान के क्षेत्र में, कब, 2015 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार 2015 में भू विज्ञान के क्षेत्र में। अब देखते हैं अन्य ऑप्शंस को। और तो इसमें है साहित्य के क्षेत्र में जो है पुरस्कार पाने वाले कौन हैं साहित्य के क्षेत्र में, ये रस्किन बॉन्ड हैं, आप जानते होंगे रस्किन बॉन्ड। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 2014 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। बाकी जो ये अन्य विषय हैं यहाँ पे, भौतिक विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, इन दोनों में ही कोई पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन पद्मश्री पुरस्कार दोनों ही क्षेत्रों में मिला है। पद्म भूषण भू विज्ञान के क्षेत्र में हमने पहचाना प्रोफेसर खड़क सिंह वाल्दिया जी को, और साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार 2014 में किसको मिला, रस्किन बॉन्ड जी को। लेकिन भौतिक विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों में ही पद्म भूषण पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार सन 1991 में किसको मिला है, यह मिला है प्रोफेसर श्री कृष्ण जोशी जी को। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा आप अगर चाहें तो। और वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में किसको मिला है, प्रोफेसर आदित्य नारायण जी को मिला है 1997 में। किसको मिला वनस्पति विज्ञान में, प्रोफेसर आदित्य नारायण जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से कौन लोक गायक, जो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोक गायक संगीतकार, तो यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन लोक गायक गीतकार संगीत निर्देशक तीनों हैं। मतलब कौन सा ऐसा लोक गायक है, इनमें से ऐसे लोक गायक हैं जो गीतकार, जो मतलब निम्न में कौन लोक गायक गीतकार तथा संगीत निर्देशक तीनों हैं, कौन हैं ऐसे जो मतलब तीनों ही क्षेत्र में जिन्होंने कार्य करते हैं, वो लोक गायक भी हैं और गीतकार भी हैं और संगीत निर्देशक भी हैं। तो यह कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, यह हो जाएंगे कौन, हम ये ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, चंद्र सिंह राही जी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे हीरा सिंह राणा जी को भी जान लेते हैं। हीरा सिंह राणा जी एक कुमाऊनी गीतकार और गायक हैं, हीरा सिंह राणा जी, और कुमाऊनी गीतकार हैं। और नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं जो यह कौन है, इन्हें भी आप जानते होंगे। नरेंद्र सिंह नेगी जी यह गढ़वाली बोली के प्रमुख गीत गायक और संगीतकार हैं। और फकीरा सिंह चौहान जी हैं जो फकीरा सिंह चौहान जी, यह क्या है, एक जौनसारी गायक हैं, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में कौन जौनसारी, बाउरी, हिमांचली गायिका है। कौन है निम्न में, कौन जौनसारी, बाउरी और हिमांचली गायिका हैं। बाउरी भी यहाँ पर आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो यह कौन है, सुमन वर्मा जी हैं। कौन है, कौन जौनसारी, बाउरी, हिमांचली गायिका हैं, सुमन वर्मा जी हैं। और इसके अलावा बसंती बिष्ट जी कौन सी हैं, गढ़वाली बसंती बिष्ट जी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरे जो ऑप्शंस हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुमन वर्मा। बाकी बात ऑप्शनों की चर्चा में करते हैं तो बसंती बिष्ट जी क्या हैं, गढ़वाल कुमाऊं की जागर गायिका हैं। और रेखा धस्माना जी जो हैं, कौन, रेखा धस्माना जी, यह क्या है, गढ़वाली गायिका है रेखा धस्माना जी। ये जो ऑप्शन में दिए हैं रेखा धस्माना जी, ये एक गढ़वाली गायिका हैं। और कबूतरी देवी जी, ये कौन है, ये भी एक गढ़वाली गायिका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। बद्रीनाथ के निकट कौन सा गढ़ है। तो बद्रीनाथ के निकट कौन सा गढ़ है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये गढ़ों से संबंधित प्रश्न है, तो गढ़ों से संबंधित काफ़ी गढ़ों से संबंधित प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में। अब तो गढ़ों से संबंधित प्रश्नों में जैसे बद्रीनाथ के समीप कौन सा गढ़ है, तो
बद्रीनाथ के समीप अगर हम चर्चा करें तो बद्रीनाथ के समीप कौन सा गढ़ है, तो यह कौन सा गढ़ है, रवालगढ़। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रवालगढ़ है बद्रीनाथ के समीप। गढ़वाल में जो 52 गढ़ थे तो उसमें रवालगढ़ बद्रीनाथ के समीप है। रवालगढ़ में जो रवाड़ी जाति का यहाँ पर लोग रहते थे, रवाड़ी जाति के, तो बद्रीनाथ के निकट कौन सा गढ़ है, रवालगढ़। अगला देख लेते हैं अन्य गढ़ों को, जैसे नागपुरगढ़ है, तो नागपुरगढ़ नागपुर नाम के स्थान पर है और नाग जाति यहाँ पर रहती थी और यहाँ नाग देवता का एक मंदिर भी है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, गढ़वाल के 52 गढ़ों में ही एक गढ़ नागपुरगढ़ था और नागपुर नाम के स्थान पर है, नाग जाति यहाँ पर रहती थी और यहाँ पर नाग देवता का मंदिर भी है। दूसरा ऑप्शन बी है जो यह कोल्लीगढ़, यह जो किस स्थान पर है, यह बछड़स्यों, क्या नाम स्थान है, बछड़स्यों, बछड़स्यों, तो बछड़स्यों इस स्थान पर कोल्लीगढ़ था। और यह यहाँ पर कौन लोग रहते थे, किस जाति का इससे संबंध थे, बछवाण और बिष्ट जाति का इस जाति से संबंध था। अगला इसमें एक बचता है लास्ट में फलियाणगढ़, यह किस स्थान पर है, फलदा कोट नाम के स्थान पर है और फलियाण जाति के ब्राह्मणों का इससे संबंध है। फलियाण जाति के जो ब्राह्मण थे उनका संबंध है और शमशेर सिंह ने इसे ब्राह्मणों को दान दे दिया था। मतलब जो यहाँ का राजा था शमशेर सिंह, उसने इस फलियाणगढ़ को ब्राह्मणों को दान में दे दिया था और फलियाण जाति के ब्राह्मणों का इससे संबंध है। तो ये हमने जाना, लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बद्रीनाथ के निकट कौन सा गढ़ है, रवालगढ़ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धीरवाण खसिया जाति का संबंध किस गढ़ से था। धीरवाण खसिया जाति का संबंध किस गढ़ से था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। तो धीरवाण जो खसिया जाति है, मतलब एक तरह से इसका संबंध किस गढ़ से था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बांगरगढ़ से इस जाति का संबंध था। और यह किस स्थान पर था, मतलब यह बांगरगढ़ कहाँ पर है यह भी हम जानते हैं, यह बांगर नाम के स्थान पर है और नागवंशी राणा जाति का इससे संबंध है। मतलब नागवंशी राणा जाति का संबंध था इससे, इसी से संबंध है किसका, नागवंशी राणा जाति का और धीरवाण खसिया जाति का, इन दोनों जातियों का संबंध बांगरगढ़ से है, बांगर नाम के स्थान पर है। अगला देखते हैं, इसमें जैसे है कोयलीगढ़, तो कोयलीगढ़ की चर्चा करते हैं। तो कोयलीगढ़ तो सबसे पहले कोयली नाम के स्थान पर है, गढ़वाल के 52 गढ़ों में ही एक है। सजवाण जाति का इससे संबंध है कोयलीगढ़ से और इसे जौरासीगढ़ भी कहते हैं। कोयलीगढ़ का ही दूसरा नाम क्या है, जौरासीगढ़। अब कोयलीगढ़ का दूसरा नाम हमने देख लिया जौरासीगढ़। अब एक है यहाँ पर भरपूरगढ़, तो भरपूरगढ़ भरपूर नाम के स्थान पर है और सजवाण जाति का इससे भी संबंध है। जैसे कोयलीगढ़ का सजवाण जाति से संबंध था तो भरपूरगढ़ का भी सजवाण जाति से संबंध है और इसका अंतिम थोकदार गोविंद सिंह था, यह भी ध्यान रखिएगा। तो यह गढ़ों की चर्चा थी। अगला प्रश्न है, अब यह जो प्रश्न है कुछ स्थानीय मतलब जो जनजातियां हैं उत्तराखंड की, उनसे मतलब उनमें नाते रिश्तों से संबंधित यह प्रश्न है, इनकी चर्चा थोड़ा सा यहाँ पर करेंगे। तो इन जो इस तरह की जो जातियाँ हुआ करती थी उनसे संबंधित यह चर्चा है। तो सबसे पहले देखते हैं दद्दी उत्तराखंड में किस रिश्ते को कहा जाता है। यह दद्दी है, ध्यान रखिएगा, दद्दी उत्तराखंड में किस रिश्ते को कहा जाता था। तो किस रिश्ते को कहा जाता था उत्तराखंड में, तो यह तो दद्दी कहा जाता है। यह दद्दी जो है यह किस भाषा का शब्द है, सबसे ध्यान रखिएगा, यह गढ़वाली भाषा का शब्द है। उत्तराखंड में किस रिश्ते को कहा जाता है दद्दी, तो यह दादी मतलब पिताजी की जो माँ होती है उनको कहा जाता है। अब थोड़ा सा और यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। दद्दी को ही, जैसे दद्दी मतलब दादी को गढ़वाली भाषा में दद्दी कहा जाता है, वैसे ही दादी को कुमाऊनी भाषा में क्या कहा जाता है, आमा, और जौहरी भाषा में क्या कहा जाता है, आचे। तो यह ध्यान रखिएगा। और बड़ा भाई है, इसको गढ़वाली भाषा में क्या कहा जाता है, बड़े भाई को, कोई भी बड़ा भाई है तो उसको गढ़वाली भाषा में कहा जाता है भैजी, ध्यान रखिएगा भैजी। और कुमाऊनी भाषा में दाजियो कहा जाता है और जौहरी भाषा में क्या कहा जाता है, आचियो, यह ध्यान रखिएगा। और बड़ी बहन जो होती है उसको क्या कहा जाता है, बड़ी बहन को, देखिए गढ़वाली भाषा में बड़ी बहन को जिठान कहा जाता है, बड़ी बहन को, और कुमाऊनी भाषा में दीजू कहा जाता है और जौहरी भाषा में आता कहा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। और यह जो शब्द हैं जिठान गढ़वाली में और कुमाऊनी में दीजू और जौहरी में आता, या अन्य चीज़ों के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे पति के बड़े भाई की पत्नी उसको भी यही कहा जाता है, जेठू की पत्नी उसको भी यही कहा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बुआ है, बुआ को कुमाऊनी में क्या कहा जाता है, फूफू। बुआ को कुमाऊनी में कहा जाता है बुआ ही कहा जाता है और गढ़वाली में फूफू कहा जाता है और जौहरी में आनी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बुआ कौन होती है, पिता की बहन।
अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, उत्तराखंड की जनजातियों में ब्याला किसे कहा जाता है। आधा बो है फिर याला, ब्याला किसे कहा जाता है उत्तराखंड की जनजातियों में। क्वेश्चन नंबर 76 है, तो ब्याला किसको कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कटोरा जो होता है उसको ब्याला कहा जाता है। आप जान लेते हैं जनजातीय भाषा में थाली को क्या कहा जाता है। थाली को, जैसे इसमें छोटा ली है तो उसमें बड़ा, इसमें बड़ा ली है तो उसमें स्थानीय भाषा में उसको छोटा ली इसमें आ जाता है। लौ है जैसे, तो लौ में ऐसा ये वाला लिया जाएगा। थाली है जैसे लिखना है तो ये वाला लिया जाएगा थाली, इस तरह से हो जाएगा। थाली को थाली कहा जाता है, छोटा लिया जाता है। लकड़ी का कटोरा, जो ये लकड़ी का कटोरा होता है इसकी चर्चा कर लेते हैं। लकड़ी के कटोरे को, जो यहाँ पर लिखा हुआ है लकड़ी का कटोरा, अब ये लकड़ी का कटोरा जो नमकीन चाय होती है जिसको ज्या कहते हैं, उसको पीने के लिए इस लकड़ी के कटोरे का यूज होता है। और जिसके अंदर मतलब इस लकड़ी के कटोरे के अंदर साइड में क्या होता है, चांदी की परत होती है। ध्यान रखिएगा, यह लकड़ी का कटोरा जो होता है इसको स्थानीय मतलब जो जनजातियों की भाषा में क्या कहा जाता है, इसको दवाबा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है, दवाबा, इस तरह से कहा जाता है दवाबा, इसको कहा जाता है द्वाबा। और द्वाबा लकड़ी के कटोरे को कहा जाता है। और इस द्वाबे का यूज क्या होता है, इस द्वाबे का यूज ये होता है कि जो नमकीन चाय जिसको ज्या कहा जाता है उसको पीने के लिए इसका उपयोग होता है। इस कटोरे में अंदर की तरफ चांदी की परत चढ़ी होती है। तो हमने 3 ऑप्शनों की चर्चा कर ली। अब लास्ट में जो बचा गिलास, गिलास को गिलासी कहा जाता है स्थानीय मतलब जनजाति भाषा में भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, जनजातियों में पाल्लो किस बर्तन को कहा जाता है। पाल्लो किस बर्तन को कहा जाता है जनजातियों में, तो यह कहा जाता है कि इसको ऑप्शन डी आटा गूंथने का लकड़ी का जो बर्तन होता है उसको पाल्लो कहा जाता है। उत्तराखंड में जनजातियों में उत्तराखंड की जो जनजातियों में पाल्लो किस बर्तन को कहा जाता है, आटा गूंथने का जो लकड़ी का बर्तन होता है उसको कहा जाता है पाल्लो। आप जान लेते हैं पारो किसे कहा जाता है, पारो, तो दही जमाने का जो बर्तन होता है उसको पारो कहा जाता है, दही जमाने के बर्तन को। और तवा जो होता है इसको क्या कहा जाता है, तवा को तयो, क्या कहा जाता है, तयो, जनजातियों की भाषा में तयो कहा जाता है। आप जानते हैं तवा क्या होता है, तवा जो मतलब हम रोटी बनाने के लिए जिसको यूज किया जाता है उसको मतलब जनजातियों में क्या कहा जाता है, उसको तवा को तया कहा जाता है, तयो कहा जाता है या तया कहा जाता है। और ये दमक एक शब्द है, दमक किसे कहा जाता है, तो दमक की भी चर्चा करते हैं। तो दमक क्या होता है, यह जनजाति भाषा का शब्द है। तो दमक का मतलब होता है 1 मीटर, करीब 1 मीटर तक ऊंचा लकड़ी का बेलनाकार बर्तन होता है। मतलब लकड़ी का बेलनाकार यह बर्तन होता है, 1 मीटर तक ऊंचा यह बर्तन होता है जिसमें नमकीन चाय को मथा जाता है। मतलब इसमें उस चाय को खूब हिला करके मथा जाया जाता है। और 1 मीटर तक ऊंचा लकड़ी का बेलनाकार यह बर्तन होता है, इसको दमक कहा जाता है। यह ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इस तरह के काफ़ी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न है, खिल्ल किसे कहा जाता है। तो खिल्ल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो खिल्ल किसे कहा जाता है, कमीज को, बास्कट को, पकड़ी को, सूतन को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खिल्ल किसे कहा जाता है, कमीज को कहा जाता है। और स्थानीय मतलब जनजातियों की भाषा में खिल्ल कमीज को कहा जाता है। बास्कट जो होता है, यह बास्कट को क्या कहते हैं जनजातियों की भाषा में, यह जान लेते हैं। तो बास्कट को कहते हैं भ्वाट, ध्यान रखिएगा, भ्वाट कहते हैं, भो वा टो, आधा टो फिर यहाँ से नीचे से, भ्वाट कहते हैं बास्कट को। अगला है पगड़ी। पगड़ी को क्या कहा जाता है, जो पगड़ी होती है उसको स्थानीय भाषा में जनजातियों की भाषा में क्या कहा जाता है, टाँखो, ध्यान रखिएगा, टाँखो कहा जाता है, उसको टाँखो कहा जाता है। और लास्ट में सूतन है। सूतन को क्या कहता है, पाजामा। सूतन को क्या कहा जाता है, पाजामा कहा जाता है। इसको केवल पुरुष जिस पैजामे को पहनते हैं वो पैजामा उसको सूतन कहा जाता है। तो ये चर्चा थी इसकी। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न है थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई है। तिलवाड़ा तो मंदाकिनी के किनारे है, लेकिन नारायण बगड़ कहाँ है, यह पिंडर नदी के किनारे है। यह ध्यान रखिएगा, नारायण बगड़ पिंडर नदी के किनारे है। यह थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्न में मिस्टेक हुई है। तिलवाड़ा जो प्रमुख मतलब ये उपनगर है, यह किसके, मंदाकिनी नदी के किनारे, तथा नारायण बगड़ पिंडर नदी के किनारे है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न यह है कि डॉक्टर SP राय चौधरी ने भूगर्भिक बनावट, डॉक्टर SP राय जो चौधरी हैं इन्होंने
डॉक्टर एस.पी. राय चौधरी ने भूगर्भिक बनावट, भू रचना, जलवायु, वनस्पति, समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर कितनी मृदा पेटियों में उत्तराखंड को बांटा है। तो इन्होंने कितनी मृदा पेटियों में उत्तराखंड को बांटा है, जो यह प्रश्न है कितनी मृदा पेटियों में बांटा है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने 4 मृदा पेटियों में उत्तराखंड को बांटा है। कितनी मृदा पेटियों में बांटा है, 4 मृदा पेटियों में। और यह 4 मृदा पेटियां में के नाम क्या है, पहली निम्न पेटी, यह 0 से 910 मीटर तक है। उसके बाद दूसरी है मध्य पेटी, यह 910 से 1517 मीटर तक है। तीसरी उच्च पेटी, यह 1517 से 2123 मीटर तक है। उसके बाद जो सबसे उच्चस्थ पेटी है चौथी, वो 2123 मीटर से 3034 मीटर तक पाई जाती है, चौथी वाली। तो इस तरह से 4 पेटियों में इन्होंने बांटा है। तो एक थोड़ा सा चर्चा और यहाँ पर करते हैं। इसी तरह से एक डॉक्टर एम.डी. कौशिक ने मिट्टी को किस डॉक्टर एम.डी. कौशिक भी हैं। जैसे यहाँ पर डॉक्टर एस.पी. राय चौधरी ने 4 भागों में बांटा है, क्या क्या, निम्न, मध्य, उच्च और उच्चस्थ, इन भागों में बांटा है। इसी तरह से डॉक्टर एस.डी. कौशिक ने मिट्टियों को जलवायु, वनस्पति और ऊंचाई के आधार पर पीडी, इकोलॉजिकल जोन्स में विभक्त किया है। पीडो क्या किस में विभक्त किया है, पीडो ध्यान रखिएगा, इकोलॉजिकल जोन्स में, पीडो जोन्स भी बोलते हैं इसको और पीडो इकोलॉजिकल जोन्स भी बोलते हैं। इसमें भी किसने बांटा है, यह डॉक्टर एस.डी. कौशिक जी ने मिट्टियों को इस आधार पर भी विभाजित किया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।